सभी को नमस्ते। जैसा कि आपके विज्ञान के 3 अध्याय 3 वीडियो में हमने उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करके आपको प्रेषित कर दिया था। संभवतः आप सभी लोगों ने उसका निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा, वीडियो को बार बार सुना होगा और जो नोट्स उसमें डिस्क्रिप्शन में हमने दिए थे उनको भी पढ़ने का प्रयास किया होगा। इसी के साथ अब चौथा अध्याय भौतिक मापन, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मापन की अवधारणा, इसके संबंध में जानते हैं मापन क्या है। तो मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने से है, अर्थात किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिमाण को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन क्रिया कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी याद करना आवश्यक है आपको, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि फला वैज्ञानिक के अनुसार क्या परिभाषा है, या परिभाषा दे दी तो ये पूछा गया कि ये किस वैज्ञानिक ने कहा है। अतः नंबर 1 देखते हैं कि रास के अनुसार यदि मापन के सभी यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान ढह जाएगी। दूसरे वैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या कहा, जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। तीसरे वैज्ञानिक एस स्टीवेंसन, इन्होंने क्या कहा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। एक और वैज्ञानिक है माइकल और कार्नेस। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या मापन के संबंध में कहा है, मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है या वह कितनी कम या अधिक है। इस तरह से तो इनकी परिभाषाएं इन लोगों ने जिस तरह से कहा। अब आते हैं मापन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, यह वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। नंबर 2, मापन के लिए मापनी, जिसको हम स्केल कहते हैं इंग्लिश में, का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धि मापन के लिए विने साइमन बुद्धि मापनी, जो बुद्धि मापन का यंत्र होता है उसको क्या कहेंगे, विने साइमन बुद्धि मापनी। नंबर 3 है शैक्षिक मापन में प्रमाणिक प्राप्तांक, जैसे शतांक, जेड स्कोर, टी स्कोर आदि। अब मापन की इकाइयां क्या हैं या विधियां क्या हैं, मापन को किसमें नापा जाता है। तो सीजीएस सिस्टम एक होता है, सीजीएस प्रणाली, उसमें मापन की इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। सीधे सीधे इसको अगर समझा जाए, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। इसी तरह से दूसरी प्रणाली है एफपीएस। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड तथा समय का सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस फुट पाउंडल सेकंड सिस्टम, इसके अनुसार एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया और एस से सेकंड। नंबर 3 आती है एमकेएस सिस्टम। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, द्रव्यमान का किलोग्राम तथा समय का सेकंड होता है। अब आता है एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। यह एमकेएस पद्धति का ही एक विस्तृत रूप है। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। इसमें 7 मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं। यह प्रणाली आजकल पूरे विश्व में मान्य है। तो जितने भी मात्रकों का आजकल प्रयोग किया जाता है वो इसी प्रणाली के अंतर्गत करते हैं।
तो इसमें लंबाई का मात्रक क्या है इस सिस्टम के अंतर्गत? एसआई प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है, जैसे कि एमकेएस सिस्टम में होता था। अब मीटर क्या चीज है इसको समझना जरूरी है, और इसको पूछा जाता है कि मीटर क्या है। तो मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299979245 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में जितनी दूरी तय की जाती है वो है 1/299979245 सेकंड, इतने में तय करता है। इसे हम इस दूरी को मीटर कहते हैं। इसी तरह से नंबर 2 आता है द्रव्यमान का मात्रक। इसका इंटरनेशनल सिस्टम में किलोग्राम है इसका मात्रक। फ्रांस के सेविरस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, इसका मतलब फ्रांस में ये कोई सेविरस नामक स्थान होगा, उस स्थान पर माप तौल के जो अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो है उसमें सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। तो ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। और किलोग्राम की परिभाषा क्या हुई कि फ्रांस के सेविरस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसी तरह से नंबर 3 आता है समय का मात्रक। इसका एसआई प्रणाली में मात्रक सेकंड होता है। अब इसका भी सेकंड का भी परिभाषा समझ लेते हैं। सेकंड की परिभाषा क्या है? सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 9192631770 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। ये सेकंड की परिभाषा हुई। इसके बाद है 4 नंबर विद्युत धारा का मूल मात्रक। इसका भी इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मूल मात्रक जो है इसको कहते हैं एम्पियर। अब एम्पियर की परिभाषा क्या है? यदि दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका संकेत होता है ए, इसको ए से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से 5 नंबर है ताप का मात्रक। इसका इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन। अब केल्विन को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हुई। जल के त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट इसको कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मा गतिक ताप के 1/273वें भाग के को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। अब नंबर 6 आता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक कैंडिला होता है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस प्रकार इसका जो 7वां मूल मात्रक है वो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक कहलाता है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। अब मोल की परिभाषा क्या हुई कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों जैसे परमाणु, अणु आदि की संख्या
6.023 इंटू 10⁻23 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो नियतांक या अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में दो पूरक मात्रक कहे गए थे कि दो पूरक मात्रक भी होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं पूरक मात्रक? नंबर 1 रेडियन, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। इसे कोण का मात्रक कहते हैं। नंबर 2 है स्टेरेडियन। अभी तो था वृत्त में जो त्रिज्या के बराबर था कोण, जो इस तरह से बनाया गया था। अब आता है गोले में, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोस कोणों के मापने का मात्रक होता है। ये तो हुए मूल मात्रक और पूरक मात्रक। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अर्थात मूल मात्रकों से जो बनाए गए मात्रक होते हैं, इनकी सहायता से जितने मात्रक बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो जैसे क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर, आयतन को एम क्यूब, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 आदि। इस तरह से ये व्युत्पन्न मात्रक कुछ हैं। अधिकतर व्युत्पन्न मात्रक ये सभी अपने हिसाब से हम लोग बना लेते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। अब इसके बाद देखते हैं कि मापन में उपकरण कौन कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मापन के ऊपर उपकरण कुछ मुख्य जितने हैं उनका चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है रेन गेज, जिसे वर्षा मापी यंत्र भी कहा करते हैं। तो आकाश से बरसने वाले पानी की मात्रा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं, या इसे वर्षा मापी यंत्र भी कहा जाता है। 1662 ईस्वी में क्रिस्टोफर ब्रेन ने पहला रेन गेज बनाया। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 1662 ईस्वी में क्रिस्टोफर ब्रेन ने पहला रेन गेज बनाया। इस यंत्र में एक फनल होती है जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा होने से एक निश्चित क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई इसका पता लगाया जाता है। इसकी माप मिलीमीटर या इंच में होती है। रेन गेज के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ग्रेजुएट सिलेंडर। इसको मानक या प्रत्यक्ष रीडिंग में समझा जाता है, या उसके लिए रेन गेज प्रत्यक्ष रीडिंग की जो रेन गेज है उसको इसमें नापा जाता है। नंबर 2 है टिपिंग बाल्टी। नंबर 3 वजन गेज। नंबर 4 रेन गेज आदि। अब इसके लाभ, यह किसी दिए गए क्षेत्र में वर्षा की मात्रा को मापने में सक्षम है। जो रेन गेज होते हैं वो क्षेत्र विशेष में, जैसे अपने जनपद उरई, जालौन या उरई की जो वर्षा अगर नापनी होती है तो यहाँ पर लगाया हुआ है जीआईसी में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जीआईसी में लगा हुआ है। उससे ये पता लगता है कि जालौन जनपद में कितनी वर्षा हुई। इसका मतलब ये क्षेत्र विशेष के लिए ऐसे यंत्र को प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 आता है थर्मामीटर। यह तापमान को मापने का एक उपकरण है। तापमान को मापने का सबसे सामान्य उपकरण कांच का थर्मामीटर है। यह आपने अधिकतर डॉक्टरों के पास देखा होगा। जब भी आपको कभी बुखार आया होगा तो एक कांच का थर्मामीटर आपको लगाते हैं कि बुखार नाप दिया आपका। तो इसका मतलब ये ताप नापने का एक सबसे सामान्य उपकरण है। यह कांच की ट्यूब का एक बना होता है। इसके अंदर मुख्यतः पारा या अन्य कोई द्रव्य
भरा रहता है, जो कार्यवाहक द्रव्य के रूप में कार्य करता है। तापमान में पारे के विस्तार के कारण वृद्धि होती है। जैसे थर्मामीटर होता है तो उसमें तापमान जैसे ही बढ़ता है तो ये पारा बढ़ने लगता है, और पारा बढ़ेगा तो उसका स्तर जो है ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत होता है। अतः तरल पदार्थ की मात्रा को मापकर तापमान का पता लगाया जाता है। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने 1714 ईस्वी में बनाया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट, ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने 1714 ईस्वी में बनाया था। आजकल कई तरह के थर्मामीटर मिलते हैं जिनसे तापमान को सेंटीग्रेड, केल्विन के अतिरिक्त फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। थर्मामीटर के प्रकार देख लेते हैं। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मीटर और डिजिटल थर्मामीटर। अब एनालॉग थर्मामीटर क्या है? यह वही जिस तरह से थर्मामीटर अभी बताया था हमने, यह एक कांच की नली से बना होता है जिसमें पारा भरा रहता है। इसकी नली के ऊपर सेल्सियस के निशान बने होते हैं, जिसको हम ध्यान रखेंगे सेंटीग्रेड। सेल्सियस का मतलब सेंटीग्रेड में इसके तापमान का मापन होता है। आजकल एनालॉग थर्मामीटर का प्रयोग केवल बुखार मापने में होता है। अब डिजिटल थर्मामीटर क्या है? एक डिजिटल थर्मामीटर के अंदर डिस्प्ले के ऊपर नंबर के द्वारा तापमान दिखाई देता है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जिससे वह तापमान को दर्शाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश डिजिटल थर्मामीटर कुछ ही सेकंड में शरीर के तापमान को मापकर डिस्प्ले पर प्रदर्शित कर देते हैं। अब आता है, ये तो हुआ तापमान के मापने के लिए, वर्षा जल के मापने के लिए। इसके बाद आता है कि लंबाई और इस तरह से जो गोलाई, व्यास आदि मापने के लिए क्या यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो वो वर्नियर कैलिपर्स। इसकी रचना फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने की थी। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी क्षण या बेलन की लंबाई, गोलों का व्यास तथा बेलन का आंतरिक एवं बाह्य व्यास दशमलव के 2 अंकों तक मापा जा सकता है। इसमें एक वर्नियर पैमाना तथा दूसरा मुख्य पैमाना होता है। मुख्य पैमाने के लंबवत 2 जबड़े होते हैं। नीचे के बाहरी जबड़े से किसी वस्तु की लंबाई या व्यास नाप सकते हैं। वर्नियर में लगी पत्ती की सहायता से किसी बर्तन की गहराई नापी जा सकती है। दोनों जबड़ों को जब स्पर्श कराते हैं तो मुख्य पैमाने का शून्यांक वर्नियर पैमाने के शून्यांक के सीध में आना चाहिए। किंतु जब अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों में अंतर अगर पाया जाए तो इसे हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अब आता है अल्पतमांक। किसी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी राशि है जिसे कोई यंत्र यथार्थपूर्वक नाप सकता है। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए मुख्य पैमाने के एक भाग और वर्नियर के एक भाग का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यदि वर्नियर के एक भाग का निशान x हो तथा वर्नियर पर कुल निशान n हो तो वर्नियर के अल्पतमांक का सूत्र क्या बन जाता है? x/n। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्नियर का अल्पतमांक बराबर मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर पर कुल निशानों की संख्या। इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स हो गया आपका। अब आता है 4 नंबर, पेच मापी या स्क्रू गेज। यदि मोटाई नापना चाहें तो हम वर्नियर से नहीं नाप सकते हैं, अतः वर्नियर से अधिक सुग्राही यंत्र पेंच मापी को माना जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक समान चूड़ियों वाले पेंच को घुमाया जाता है तो पेंच एक सरल रेखा के आगे पीछे चलता है। यह दूरी पेंच के घुमाव के अनुक्रमानुपाती होती है तथा पेंच के एक पूर्ण चक्कर पर इसका मान नियत रहता है। पेंच के सिरे को
एक चक्कर घुमाने से पेंच की नोक जितनी दूरी तय करती है उसे चूड़ी अंतराल कहते हैं। पेंच मापी का अल्पतमांक का सूत्र क्या है? पेंच का चूड़ी अंतराल बटे पेंच पर बने भागों की संख्या। इस तरह से ये आपके मापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ यंत्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा हुई। अब मापन के कुछ प्रयुक्त अन्य उपकरण हैं जो आपको याद रखना चाहिए, आपकी परीक्षाओं में निश्चित आता है। तो इनमें देख लेते हैं 10-20 कुछ यंत्र हैं, उनके बारे में कि कौन किसका मापन करता है। तो नंबर 1 है अल्टीमीटर। ये ऊंचाई सूचित करने वाला यंत्र होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने वाला यंत्र। नंबर 2 एनीमोमीटर, ये वायु वेग का मापन करता है। नंबर 3 है बैरोग्राफ, ये वायुमंडलीय दाब नापता है। नंबर 4 है क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने का ये यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। नंबर 5 है क्रोनोमीटर, ठीक ठीक समय जानने हेतु समुद्री जहाज में लगी घड़ी होती है। ये क्रोनोमीटर है, समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं समुद्री जहाज, उनमें समय का मापन इससे किया जाता है, क्रोनोमीटर से। नंबर 6 है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने वाला। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नंबर 7 गैल्वेनोमीटर, अति अल्प विद्युत धारा का मापन। अब यहाँ ध्यान देने की बात है। नंबर 8 है अमीटर, इसमें विद्युत धारा का मापन होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में अति अल्प विद्युत धारा का मापन, माने बहुत माइन्यूटली जो विद्युत धारा, जब छोटी विद्युत धारा या कम विद्युत धारा का मापन करना होता है उस समय गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब अधिक विद्युत धारा का मापन होता है, अधिक मात्रा का, तो उस समय अमीटर से नापा जाता है। ये दोनों में अंतर इसको याद रखना है, गैल्वेनोमीटर और अमीटर में। इसके बाद आता है 9 नंबर मैनोमीटर, गैस का घनत्व, इसका मापन होता है। नंबर 10 है फोटोमीटर, प्रकाश दीप्ति का मापन होता है। सिस्टोमीटर, भूकंप की तीव्रता। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र। ग्रामोफोन सुना होगा, पहले चला करते थे अधिक। नंबर 13 है कायमोग्राफ, रक्तदाब एवं धड़कन का अध्ययन, जिससे रक्तदाब का पता लगता है, ब्लड प्रेशर, और धड़कन, दिल की धड़कन के बारे में एक कायमोग्राफ बताता है। इसके बाद है 14 नंबर स्टेथोस्कोप, हृदय व फेफड़े की गति। ये हृदय और फेफड़े की गति को बताता है स्टेथोस्कोप। नंबर 15 है जीटा, शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन, इनका जो मापन होता है वो जीटा से होता है। नंबर 16 है हाइड्रोफोन, पानी के भीतर ध्वनि मापन। इसके बाद 17 स्पेक्ट्रोमीटर, प्रकाश का अपवर्तनांक, इससे ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर, द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। फिर है हाइग्रोमीटर, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने हेतु। ध्यान रखना है, हाइड्रोमीटर में द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है और हाइग्रोमीटर में वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है। नंबर 20 है एपिडोस्कोप, सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। ये एपिडोस्कोप का काम है। इस तरह से ये है, और भी अधिक बहुत यंत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने इन्हीं 20 को लिया है। इन्हीं में से अधिकतर आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो कृपया इनको बार बार सुनना, समझना और वीडियो को ठीक ढंग से शांतिपूर्वक सुनना, जिससे कि आपको ये सभी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर भी इसके नोट्स उसी तरह से हमने हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।